गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं, स्टोन एज के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्टोन एज यानी पाषाण काल मानव संस्कृति को जानने का जहां प्रमुख स्रोत पाषाण उपकरण हो, स्टोन टूल्स हो, उस पूरे टाइम पीरियड को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। आगे अगर देखें इस पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है हम उस पर बात करें तो अगर हम उसकी बात करें तो तमाम विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि प्लेस्टोसीन एज में लगभग आज के 25 लाख साल पहले जब सचमुच का मानव यानी आज का ये जो स्वरूप है मानव का, जब ये मानव स्वरूप इस धरती पर आया तब से पाषाण काल की शुरुआत हुई और ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व तक उसे माना जाना चाहिए। कहने का मतलब आप मोटे तौर पर आप जानना चाहें तो लगभग 25 लाख साल का ये ड्यूरेशन पाषाण काल के तौर पर आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं। बहुत लंबा ड्यूरेशन है। अभी तक का इतिहास में सबसे लंबा अगर ड्यूरेशन है किसी टॉपिक का तो स्टोन एज का है। अगर आप इसको देखें तो हमने कहा कि सचमुच का मानव, सचमुच जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि जो आज मानव शरीर है ये शुरुआत में शायद ऐसे ना रही हो, इसका स्वरूप पहले कुछ और रहा हो। इस स्वरूप में जब पहली बार आया तो वो प्लेस्टोसीन एज में आया, और प्लेस्टोसीन एज में कब? आज के 25 लाख साल पहले। अब बात आएगी प्लेस्टोसीन एज की। थोड़ा सा हम लोग ज्योग्राफी के एक टॉपिक पे 2 मिनट के लिए चलना चाहेंगे। ज्योग्राफी में अगर आप देखिएगा तो पृथ्वी की उम्र लगभग 5 अरब वर्ष के आसपास आंकी गई है विद्वानों के द्वारा। उसको हम 5 खंड में बांटते हैं। पहले टॉपिक का नाम हमने क्या दिया? पहले को हमने कहा प्री कैम्ब्रियन एरा, जिसमें 2 टॉपिक आते हैं। एक का नाम है, अगर आप वहां देखेंगे, आर्कियोजोइक और दूसरा प्रोटेरोजोइक। दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन। तो हम दोनों को मिलाकर एक कहेंगे प्री कैम्ब्रियन। दूसरे पे नाम आएगा आपका पैलियोजोइक, तीसरे पर आपका मेसोजोइक, चौथे पर आपका आएगा सीनोजोइक और 5वें पर आपका आएगा नियोजोइक। फिलहाल अब इस पर एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, जिसे हमने प्रीकैम्ब्रियन कहा है ना, वहां कोई मानव था ही नहीं, कोई जीव ही नहीं था, तो हम उसकी बात ही क्यों करें? उसको हम पहला ना कह के अब उसे हम हटा दें लिस्ट से। तो पहला कौन होगा? प्लायोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक, तीसरा आपका पहला पैलियोजोइक, दूसरा जो है मेसोजोइक, तीसरा सीनोजोइक और चौथा है नियोजोइक। नियोजोइक को हम 2 भाग में बांटते हैं। नियोजोइक को हम 2 भाग में बांटते हैं। पहले को हम क्या कहते हैं? नियोजोइक का जो पहला है वो प्लेस्टोसीन एज है और दूसरा है होलोसीन। अगर हम यहां थोड़ी देर के लिए नियोजोइक को अगर हम देखें तो 2 भाग कर सकते हैं, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। प्लेस्टोसीन एज जो है लगभग 25 लाख से प्लेस्टोसीन, इसको हमने 25 लाख से कितना माना है? 25 लाख से लगभग आप 10,000 के बीच में रखिए। यानी पहला मानव इस धरती पर इसी टाइम पीरियड में आया। सचमुच का मानव, जिस स्वरूप में हम आप हैं, इस स्वरूप का मानव इसी समय आया है। और इस समय जो मानव आया है उसे हम क्या कहते हैं? प्री मैन कहते हैं, यानी आदि मानव कहते हैं।
इसको, इसके बाद ऐसा तो है नहीं कि हम समाप्त हो गए, उसके बाद होलोसीन में भी हम आज हैं। होलोसीन की शुरुआत सामान्यतः जो है आज से लगभग 10,000 साल पहले हुई होगी। यानी सचमुच का माना प्लेस्टोसीन एज में आया और होलोसीन तक है, आगे भी रहेगा कुछ दिन। चलिए हम इस पर अब बात करेंगे। तो पाषाण काल को अगर हम बात करें तो पाषाण काल ये बहुत लंबा ड्यूरेशन है। इसको अगर आप देखते हो, आपने देखा कि ये कितना है, लगभग 25 लाख साल। 25 लाख साल पाषाण काल का है। इस पाषाण काल के जो 25 लाख वर्ष है, इसको हमने 3 भाग में बांटा। कितने में बांटा? 3 भाग में। अगर हम इसको 3 भाग में बांट रहे हैं तो उसका कोई आधार होगा, किसी बेसिस पे तो हम बांटेंगे। उसका आधार है नेचर ऑफ टूल्स या स्ट्रक्चर ऑफ टूल्स, और दूसरा क्लाइमेट चेंज। यानी स्ट्रक्चर ऑफ टूल्स एंड क्लाइमेट चेंज, इन 2 आधारों पर हमने पाषाण काल को 3 भाग में बांटा। पहले का नाम हमने दिया प्लायोलिथिक, प्लायोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। दूसरे का नाम हमने दिया मेसो, तीसरे का नाम हमने दिया नियो। अब फिर से थोड़ा समझना है। प्लेस्टोसीन एज जो है आज के 25 लाख पहले शुरू हुआ और 10,000 ईसा पूर्व तक रहा, और उसके बाद फिर होलोसीन शुरू होता है। गौर से इस बात को समझिएगा, किताबों में सामान्यतः ऐसे इतिहास में नहीं लिखा होता है, लेकिन हम समझने के लिए आपको बताना चाहते हैं। जो प्लेस्टोसीन एज है ना, वो पूरा इस एरिया को कवर करता है। इसका टाइम पीरियड अगर आप देखिएगा तो आप 25 लाख से इसे आप 25 लाख से कहां तक लाइएगा? इसे लाइएगा आप 25 लाख से 10,000 तक। प्लेस्टोसीन एज 25 लाख से 10,000। अब आप, हमने वहां बताया था आपको पूरे प्लेस्टोसीन एज का जो ड्यूरेशन हमने बताया वो 25 लाख से 10,000 के बीच, यानी पूरे प्लेस्टोसीन एज ये। इसके बाद होलोसीन में आता है ये दोनों। जरा इसको समझिएगा, यहां का मानव जो है वो पूरा पाषाण कालीन मानव कहा जाएगा। इनके जो अपनी यहां की जो पहचान है वो हम यहां देखेंगे। इसके बाद अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 10,000 से एक मोटा अंदाज है 4,000 बीसी के बीच इसको हम मानते हैं, और इसको भी हम आप 8,000 के आसपास से इसको 1,000 बीसी तक मानते हैं। अब आप देखिएगा तो लगभग 25 लाख ड्यूरेशन अभी भी इसी का बना हुआ है। अगर 25 लाख वर्ष इसी का है तो बहुत बड़ा ड्यूरेशन है भाई। इसका फिर से डिवीजन होगा किस बेस पर? स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन टूल्स एंड क्लाइमेट चेंज। जो आपने यहां देखा है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन टूल्स एंड क्लाइमेट चेंज के बेस पर हमने पूरे इस ड्यूरेशन को बांटा 3 भाग में। उसी आधार पर हम इसको फिर से बांटेंगे। एक बार हम इसको नोटिस करें, इसको हम फिर कितने भाग में बांटते हैं भैया? 3 भाग में। 3 भाग में हम इसे फिर से बांटेंगे। पहले का हम नाम क्या देंगे? लोअर प्लायोलिथिक, दूसरे को मिडिल प्लायोलिथिक, और तीसरे को
अपर प्लेलेथिक। अब इसमें भी बहुत अंतर है, ये बहुत कंफ्यूजन का विषय बनता है। जितनी किताब आप पढ़ेंगे उतने टाइप की बातें आपके दिमाग में आएंगी। फिलहाल इसको आप चाहें तो यहां छोड़िए। अब यानी उस टाइम पीरियड, इस वाले हिस्से में हमने 3 खंड किया है, इस वाले हिस्से का हमने 3 खंड किया है, और हम देखते हैं कि आखिर यहां क्या क्या अंतर है इन तीनों में। आपस में कुछ अंतर तो होगा ही, उसकी बात हम आगे करेंगे। चलिए इस डायग्राम को हम ही छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। अब एक एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं प्लेलिथिक पीरियड का। प्लेलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। हम इसको पढ़ते समय तुलना करके देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले एक बार उसको हम सामान्य रूप से समझ लें, फिर हम उसके डेप्थ में और चलते हैं। हम चाहते हैं कि ये टेक्निकल जो टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल मानते हैं लोग, तो अगर ये टेक्निकल है तो क्या हुआ, हम इसको आसान करके समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके समझ में ना आए, बस इतना है कि हमें उसे ध्यान देना है। कैसे? पूरा पाषाण काल की अपनी विशेषताएं हैं कुछ। उसकी जो विशेषताएं हैं, इसके बाद हम मध्य की बात करेंगे, मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नियो की। नियोलिथिक की हम बात करेंगे, यानी नौ पाषाण काल। चलिए, पूरा पाषाण काल की कुछ खास विशेषता हम एक बार समान रूप से उसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसके डेप्थ में धीरे धीरे उतरते चलेंगे। आपका साथ छूटे ना, इसलिए जरूरी है कि हम आपके लेवल को धीरे 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 बढ़ाते चलें। आप कहीं ऐसा ना हो कि आप अधीर होने लगे या आपको लगे कि ये कितना टेक्निकल हो गया है, कितना क्रिटिकल हो रहा है। ऐसा है ही नहीं, उस तरीके की चीजें वहां नहीं सोचना हमको। पहली बात तो ये कि जो आदि मानव है, हमने कहा कि आदि मानव का मतलब पहली बार जो इस स्वरूप में मानव आया है। इससे पहले तो हो सकता है गुरिल्ला की तरह रहा हो, जंगलों में रहता रहा। तो ये जो पहला स्वरूप आया, वो भी आया तो जंगल में ही होगा ना। अगर ये स्ट्रक्चर आप कभी शुरुआत में देखेंगे तो निश्चित रूप से अगर हमारे पूर्वज जंगल में रहे हैं तो हमारा ये स्वरूप भी जंगल में आएगा। अगर हम जंगल में आएंगे तो सीधी सी बात, हम कहां रहेंगे? जंगलों में रहेंगे। मौसम ठीक है तो जंगलों में, मौसम अगर कुछ खराब है तो हो सकता है गुफाओं में रह लें। यानी आदि मानव कहां रहता रहा होगा? जंगलों एवं गुफाओं में। जंगल और गुफा, जंगलों और गुफाओं में आदि मानव रहा होगा। अगर वो जंगलों और गुफाओं में रहता है तो आप सीधी सी बात जान लीजिएगा, उसका मेन काम, किसी भी जीव को किसी चीज की समझ हो ना हो, लेकिन एक चीज की समझ नेचर उसको दे के भेजती है, और वो क्या है जानते हैं? वो है भूख। जब ये मानो जो जंगल में है, इसका दिमाग अभी प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। आप एक बच्चे का दिमाग मान के चलिए। जब एक बच्चे का दिमाग है, जैसे बच्चा प्रैक्टिकली कुछ सीखता है और कुछ बाय द वे जब दिमाग उसका हो जाता है, आपके कहने के अनुसार सीखने लगता है। यहां भी उसे कोई कहने वाला है ही नहीं, पहला मानो है ये, तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल ही सीखेगा। जैसे आपने कभी नोटिस किया हो, जैसे आप मान लीजिए पढ़ रहे हो कहीं, आपके आसपास बच्चे बैठे हो, आपके छोटे भाई बहन दीप जला रहे रखे हो आप, तो जब आप लिख पढ़ रहे हो तो हो सकता है भाई को लगे कि ये जल क्या रहा है, वो छूने की कोशिश करे, तो आपकी नजर पड़ जाएगी, आप मना करें क्या कर रहे हो, हटाओ हाथ, हटा लेगा।
बाय द वे ऐसा कुछ होगा आप लिखने में बहुत ध्यान मग्न हो जाए, या बाय द वे मां बुला लिया और आप 2 मिनट के लिए चले गए, अब उसको तो पूरी आजादी है, क्योंकि बगैर प्रैक्टिकल किए उससे रहा नहीं जा रहा है, तो उस लॉ को छूने की कोशिश करेगा। अगर वो छू दिया तो सच तो ये है कि आज के बाद किसी को छूने नहीं देगा। यानी उसे प्रैक्टिकली ये बात समझ में आ जाएगी कि ये छूने से तकलीफ होती है। यहां देखिए बताने पे नहीं सीखा, वो प्रैक्टिकली वो सीखा। ऐसे ही वहां कोई बताने वाला है ही नहीं भाई आजमानों के पास, सब कुछ प्रैक्टिकली सीखना है उनको। तो वहां अगर उन्हें भूख लगी होगी तो निश्चित रूप से हो सकता है उनके बगल पड़ा हुआ पत्थर भी वो खाने की कोशिश किए हो, नहीं खा सकते, दांत नहीं काट पाएगा, तो ब्रेन को एक इंफॉर्मेशन जाएगी, एक नॉलेज होगा, ये खाया नहीं जा सकता, खाने वाली वस्तु नहीं है। वो लकड़ी चक्की हो, फिर ब्रेन को मैसेज आएगा नहीं खा सकते। वहां पत्तियां होंगी तमाम वृक्षों के, वो खाने की कोशिश किए होंगे, फिर समझ में आएगा नहीं खाया जा सकता, टेस्ट नहीं है, भाई जब दांत से कट भी जाए तो टेस्ट नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन भूख तो लगी, HCl तो काम कर ही रहा है, भागना है इनको। अब वहां तमाम वृक्ष होंगे जो फलदार होंगे, हो सकता है कुछ के वृक्ष गिरे हों, वो फल गिरे हों, अगर उसे खाएंगे तो टेस्ट आ सकता है, मीठा हो सकता है, खट्टा हो सकता है, और वो आसानी से कट भी गया, उसे समझ में आया ये खाने वाली चीज है। लेकिन उसका एक सीजन है भैया, सीजन खत्म फिर मुश्किल। अब क्या करना है इनको? अब उनको लगेगा क्या खाएं, तो हो सकता है वहां तमाम जो छोटे पौधे हैं उनके रूट्स खाए, वो तो दांत से कट जाएगा, अच्छा लगा। कंद हो सकता है, यानी रूट्स हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, तो इन चीजों को वो खाए। लेकिन ऐसा हुआ कि मान लीजिए फिर ना मिले, ऐसी जगह ये पहुंच गए हों, क्योंकि ये तो जंगल में रहते हैं, इनका अपना कोई सुनिश्चित स्थान नहीं, ये घूमते रहते हैं, नोमैडिक हैं ये। ऐसी जगह पहुंच गए जहां नहीं मिलने वाला, अब क्या करेंगे वहां? अब देखिए बच्चे से तुलना करिए, बच्चे के पास अगर कोई छोटा जानवर रख दीजिए तो डरता उड़ता नहीं, वो जानवर को जानता ही नहीं, वो पकड़ लेगा, हो सकता मुंह में भी डाले। उसी टाइप का ब्रेन है अभी उस व्यक्ति का। मान लीजिए कल्पना करिए कि एक छोटा जानवर, मान लीजिए खरगोश हो पा गया हो, दौड़ के पकड़ ले। खरगोश अगर दांत से काटता है तो कट जाएगा कि नहीं कटेगा, या कोई भी ऐसा छोटा जानवर। अब उसके खाने में इसको समझ में आया कि नहीं ये तो खाया जा सकता, लगभग ठीक है, तो देखिए ये मांसाहारी हो गया। अभी तक तो रूट खाया, फ्रूट खाया, अब मांस खा रहा है। अगर ये अच्छा लग गया इसको ये मांस, तो उसके लिए प्रयत्न करेगा, और याद रखिए अगर उसने प्रयत्न करना शुरू की तो वेपन्स बनाना तय होगा, यानी वो हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। और उसके पास हथियार क्या? जो भी कोई ठोस चीज हो उसके आसपास, जंगलों में है, लकड़ी हो सकती है, मोस्टली मानो जल के बगैर रह नहीं सकता, तो किसी नदी और झरने के आसपास रहेगा। वहां नदी में बहता हुआ कोई भी पत्थर गोल मटोल हो जाता है, क्यों? उसके सारे कोर कट जाते हैं उसमें टकराते टकराते। अब किसी पत्थर का अगर शेप गोल मटोल हो जाए तो उसे हम पेबुल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेबुल। नदी के आसपास रहते हैं वो पेबुल का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता पेबुल को कुछ दिनों बाद उन्हें लगे कि नहीं इससे ठीक है, लेकिन अगर इसमें धार हो, कोर हो तो और अच्छा। पेबुल को तोड़कर कोर बनाने की कोशिश, शार्प करने की कोशिश की जाए। ये सब क्यों हो रहा? पेट के लिए। और क्यों? क्योंकि उन्हें शिकार करना है। यानी इस समय का मानव जंगल और गुफा में रहता है, दूसरा काम क्या करता है? शिकारी है, शिकारी भी है, और जब वो शिकार करता है तो मांस खाता है। अगर वो कंद मूल या फल खा रहा है, फ्रूट और रूट खा रहा है, तो जंगल में वो भी मिलना है। अच्छा एक बात जरा समझना, इस समय का मानो क्या है? शिकारी भी है, कंदमूल फल खाता है, मांस खाता है। एक बात जरा समझना, इसके पास जो अभी खाने के लिए वस्तुएं हैं, चाहे वो कंद हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो मांस ही क्यों ना हो, आप सोच के देखिए, एक बार खाया जा सकता है, अगर उसको 24 घंटे बाद खाना हो
या 48 घंटे बाद खाना हो तो फिर संभव है खाना? नहीं, सड़ जाएगा, उसे खुद बुरा लगेगा, स्मेल आएगी। कितना बेचारा है ये मानव, जरा सोचिए। कितनी मुश्किल से प्रबंध कर रहा है, लेकिन वो स्टोर नहीं कर सकता। ऐसी चीजें हैं उसके पास। अगर वो स्टोर नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा? अगली बार जब खाना है फिर उसी काम में लगना है। यानी इसका काम ही रहेगा फूड गैदरिंग। आज आपकी तरह नहीं है कि वो एक बार 6 महीने में उसने खेती की और बहुत सारा वो अपने गोदाम में रख लिया, स्टोर कर लिया, फिर वो खाते रहता है साल भर। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई वस्तु उसके पास अभी नहीं है फिलहाल। जो वस्तु है वो सब समाप्त होने वाली वस्तुएं हैं। तो फिर वो चाहे जितना कुछ प्रयत्न करके इकट्ठा किया हो, 24-48 घंटे बाद वो खत्म ही है। यानी फिर उसको 48 घंटे बाद अगर खाना है तो फिर उसी काम में लगना होगा। यानी उसकी मेन इकोनॉमी क्या है, उसका उद्यम क्या है? खाद्य संग्रह करना, फूड गैदरिंग। यानी यहां का मानो क्या है? खाद्य संग्राहक है। क्या है? यहां का मानो क्या है? फूड गैदरर है, खाद्य संग्राहक है। इसीलिए है खाद्य संग्राहक, क्योंकि वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगर आप नोटिस करिए तो रहते कहां, हमने आपसे बताया को जंगल और गुफा में रहते हैं। अगर ये जंगल और गुफा में रहते हैं तो जंगल में इनका मुकाबला तो बहुत चीजों से होना है। खतरनाक पशुओं से भी होगा, जानवरों से भी होगा, होना चाहिए कि नहीं? अगर ये खतरनाक पशु को देख रहे हैं, उनसे कभी इनका पाला पड़े, हो सकता शिकार ही करने के चक्कर में उसके पड़ जाएं और वही इन पर भारी हो जाए, तब तो निश्चित रूप से इस मानस पटल पर एक प्रभाव पड़ेगा उस चीज का। उसके एक्शन को निहारेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि क्यों ऐसा कर रहा है, समझ पाएंगे कि वो गुस्से में है, फिर बचने की कोशिश करेंगे। वो जो उनके मानस पटल पर उसका प्रभाव है, उसे वो व्यक्त करने की कोशिश तो कहीं ना कहीं करेंगे। या मान लीजिए कहीं उनको कोई वृक्ष अच्छा लगा, कोई पक्षी, जो भी चीजें उन्होंने अच्छा समझा, उसको वो कहीं व्यक्त करने की, हो सकता है किसी भाषा में बोलते भी रहे हो, लेकिन उसका एविडेंस आज क्या हो सकता है? कुछ भी तो नहीं। लिखना वो जानते नहीं थे, क्योंकि प्री हिस्ट्री में लिखने का तो कोई साक्षी नहीं मिला है। लिखना वो जानते नहीं, कोई आवाज वहां की अभी है नहीं। तो फिर क्या? अगर वो अपनी कोई अभिव्यक्ति दूसरे तरीके से, यानी स्केच करके, चित्र बनाकर व्यक्त करें। कितने तरीके से आप अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं? बोलकर, लिखकर, चित्र बनाकर, इशारा इत्यादि करके। इशारा सुरक्षित हो सकता है? नहीं। बोलना नहीं, लिखना जानते नहीं, तो बचता क्या है? पेंटिंग, स्केचिंग। यानी यहां का मानो किया चारों होगा, लेकिन पेंटिंग और स्केचिंग बची है। और बची कहां है? वो रहता कहां है भैया? गुफाओं में। जब वो गुफाओं में रह रहा है तो वहां उन चीजों को उसने चित्रित किया है। यानी अगर हम बात करें तो इस हिस्से में तीसरी जो खास बात है, चित्रकारी। ये पेंटिंग और स्केचिंग वो जानते हैं, और उसका प्रमाण है। उसका प्रमाण कहां है? भीमबेटका पहाड़ी। वहां तमाम गुफा चित्र पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका पहाड़ी में तमाम वहां चित्र गुफाओं में देखने को मिलते हैं। उसके विषय में हम बातें और विस्तृत करेंगे। एक बार आपको सिर्फ आइडिया दे दें ताकि आपका थोड़ा सा मोरल बूस्ट रहे। फिर इसके बाद देखेंगे हम चौथे नंबर पर क्या। एक सवाल यह उठता है कि क्या आदिम मानव आग से परिचित था? जी हां साहब, था। आदिम मानव आग से परिचित था, परंतु
आग के प्रयोग या उपयोग से परिचित नहीं था। उसका उदाहरण मैं बता दूं। आप मुझे रोड पर देखेंगे तो हो सकता है कहीं कहीं मिलकर सर हम आपसे परिचित हैं, परंतु अगर आप क्लास में हो तो आपको यह पता रहेगा कि हमारा आपके लिए किस प्रकार का उपयोग संभव है, आप हमारा किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। आग उसके जीवन में किस प्रकार से उपयोगी ये नहीं जानता वो, परंतु उसने आग देखा है। निश्चित रूप से इसको आप कहीं गलतफहमी मत रहिएगा। कई बार इस टाइप के सवाल डिस्टर्ब करते हैं आपको। एकदम तय मानिएगा कि वो आग के उपयोग को नहीं जानता लेकिन आग से परिचित है। दोनों अलग अलग बातें हैं। परिचित कैसे हुआ होगा? क्योंकि भाई ये पूरी सृष्टि ही बताई जाती है 5 तत्वों से बनी है। चित, जल, पावक, गगन, समीर। पावक माने आग। आग अगर बेस तत्व है तो स्वाभाविक सी बात है कि आग मानव के पहले है। अब वो देखेंगे कैसे? जंगल में आग कोई लगाता थोड़े है। जंगल में अगर 2 वृक्ष फुल्ली डिपेंडेंट हो और हवा चले धीरे धीरे घर्षण से आग लग सकती है। अगर वो उस जंगल में रहने वाला प्राणी है तो वो आग से कैसे अछूता रहेगा? आग को जरूर देखा होगा। अगर वो आग को देखा है तो आग को जानता है परंतु उसके उपयोग को नहीं जानता। आग उसके जीवन में किस प्रकार से लाभप्रद हो सकता है ये उसे नहीं पता अभी। जब आग का उपयोग वो करना जान जाएगा ना तो नवपाषाण काल की शुरुआत हो जाएगी। यानी मानव आग के उपयोग से कब परिचित हुआ? तो नवपाषाण काल में। ये हम मानेंगे, ठीक है। अग्नि से परिचित था पर उसके उपयोग से नहीं। उसके उपयोग को he did not know about the use of fire। तो यानी अब हम इसके बाद आगे बात करें 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर अगर हम बात करें भैया तो यहां पर देखा जाए तो प्लालिथिक पीरियड का जो स्टोन टूल है वो बेडौल है, बड़ा है, बेढंगा है। यानी आकार में तो बड़ा है लेकिन उसका कोई मतलब बड़ा उपयोगी नहीं हो पाया। और उन औजारों में कुछ औजार प्रमुख हैं। जैसे एक तो आप औजारों का आकार बड़ा है लेकिन उसका कोई शेप अच्छा नहीं है। अगर इनके हम बात करें कि कौन कौन से इनके औजार रहे, जो यहां के मेन टूल हैं वो क्या है? एक तो है पेबुल, यानी गोल मटोल पत्थर, जो प्रायः कहां मिलेगा? नदियों में। बहते हुए जल से इसके कोर टूट जाते हैं और गोल मटोल शेप अवस्था में होता है। दूसरे पे आप देखिएगा हैंड एक्स, इसे हिंदी में आप हस्त कुठार कहेंगे। अब इसी पेबुल के अगर आप देखिए इतने हिस्से को तोड़ के हटा दीजिए, हम कोशिश करते हैं। अगर आप देखिए कुछ नुकीला हो गया, ये इसके 2 तरफ के फलक उतार दिए जाएं तो क्या हो जाएगा? ऊपर से पकड़ के अगर ये नुकीला हिस्सा है तो क्या हो जाएगा? खोदने के काम आएगा,
थोड़ा मोड़ा घाव करने के काम में आएगा। एक तो ये है, और दूसरा शेप आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो, इधर से उतार दीजिए, इधर से उतार दीजिए, फिर उसकी हम कोशिश कर लें एक बार। इसको हम नहीं मिटा पा रहे हैं, अगर हम इसको हटा दें, थोड़ा हटा के देखिए, यही मिटा के देखते हैं। मान लीजिए ये पेबुल है, हम ये शेप हटा दें, अगर ये हम हटा दे रहे हैं भैया और यहां कर दें, तो अब बना तो उसी पेबुल से ही ना। तो यानी एक औजार यहां पेबुल है तो दूसरा हस्तकुठार, फिर यहां तीसरे पे आप जो प्रमुख है उनका नाम मैं ले दे रहा हूं, यहां फलक, ब्लेड, चापर, चापिंग, चापर चापिंग, इस टाइप के तमाम औजार यहां देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल पर। आइए एक लाइन हम खींचते हैं, ये अभी भी ये कंटिन्यू रहेंगे। हमने यहां लिखा है जंगल और गुफा में, बिल्कुल मध्य पाषाण काल में वही चलेगा। शिकारी खाद्य संग्राहक थे ये, जी हां रहेंगे। चित्रकारी, जी हां कंटिन्यू है, आज तक चलेगा। अग्नि के परिचित थे। जिस समय मध्य पाषाण काल में मानव आग के उपयोग को समझ गया, वहीं से हम नव पाषाण काल की शुरुआत मानते हैं। यह प्रक्रिया किसी एक दिन की, रातों रात की घटना नहीं हो सकती, यह हजारों साल में ये चीजें बदली होंगी। यानी हमने जैसे जैसे आग का उपयोग सीखा है, वैसे वैसे ही हम तमाम दूसरी चीजें कृषि इत्यादि सीखने लगे, और कृषि प्रमुख विशेषता रही है नवपाषाण काल की। तो यानी देखेंगे यहां आग के उपयोग से परिचित नहीं है, आग से परिचित माना जाना चाहिए। ठीक है, यहां के औजार की बात करें तो हमने यहां आपसे बताया भैया कि यहां आप अगर नोटिस करेंगे तो हमने यहां बताया कि यहां के औजार क्या हैं, बड़े आकार के हैं, बिडौल हैं। यहां पर जो औजार है, औजारों का आकार छोटा है। यहां छोटे आकार के स्टोन टूल्स मिलते हैं। यहां छोटे आकार के, छोटे के नाते ही विद्वानों ने इसको एक नाम दूसरा दे दिया है। मेसोलिथिक को एक नाम विद्वानों ने और दिया, माइक्रोलिथिक। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पत्थरों के औजार हैं वो काफी छोटे हैं। वाला माइक्रो के आप लिटरल मीनिंग पर मत जाइएगा, अनर्थ हो जाएगा, परंतु आप अंदाजा लगाइए, उनके कहने का सेंस है कि छोटा है, यानी कहने का मतलब है 1 इंच 2 इंच तक के औजार। अब सोचने की बात है, यहां औजार बड़े थे तो यहां छोटा क्यों कर लिया गया? क्या इनका डिक्लाइन हुआ है? नहीं साहब, डिक्लाइन नहीं हुआ है, ये आगे बढ़े हैं, प्रोग्रेस हुआ है इनका। कैसे हो सकता है? ये छोटा देखने में जरूर है, लेकिन घाव गंभीर करता है, काम अधिक करता है। एक उदाहरण आपको बताऊं, आपके घरों में टीवी उवी होगी ना पहले से, काफी दूर हुआ करती थी पिक्चर ट्यूब, अगर उसको लेके जाना मोटरसाइकिल पे बड़ा मुश्किल हुआ करता रहा होगा भैया, मुसीबत थी। लेकिन अब उसी टीवी का काम देखिए, आपकी मोबाइल में है, देखने के लिए तो बहुत छोटा हो गया, लेकिन कितना उपयोगी है। बड़ा होने का मतलब ही नहीं कि वो उपयोगी हो। अगर आपका दिमाग प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेस पर है, आपकी तकनीकी अच्छी हो रही है, तो आप वस्तु को ज्यादा उपयोगी और पोर्टेबल बनाएंगे, ले जाने ले आने में आसान रहे, जिससे यह आपकी बौद्धिक क्षमता के विकास को प्रदर्शित करता है। यहां पर क्या हुआ, औजारों का जो आकार है वो छोटा है और स्वरूप घातक हो गया है।
इसलिए इसको हमने एक और नाम दिए, क्या नाम? माइक्रोलिथिक। मेसोलिथिक को ही हम माइक्रोलिथिक कहते हैं। अगली बात पे आ जाए हम लोग। अब यहां एक और अनोखा अनोखा काम शुरू हुआ भैया, वो क्या है? पशुपालन का। यहां पशुपालन की शुरुआत हुई। अगर यहां पशुपालन की शुरुआत हुई तो आप खुद से अंदाजा लगाइए कि जब हमने कहा कि भैया ये शिकारी हैं तो पशुपालन कमाल है। अगर ये शिकारी हैं तो सोचने वाली बात तो है, ये गाय पालेंगे क्या? अगर इनका मेन इकोनॉमी शिकार करना है, हंटिंग है, तो ये गाय तो नहीं पालेंगे, क्योंकि तो मांस खाने के लिए कर रहे हैं। और शिकार में सबसे उपयोगी जानवर कौन हो सकता है? आज भी आप अगर देखिएगा, हमारी कुछ जनजातियों के द्वारा उनका खूब पालन होता है। पश्चिमी सभ्यता को अडॉप्ट करने वाले भारतीय संस्कृति के कुछ लोगों के यहां भी वो जानवर खूब पाले जा रहे हैं, हालांकि उनका उद्देश्य वो नहीं है। कुत्ता कहते हैं आप उन्हें। कुत्ता शिकार करने में उपयोगी था, इसलिए ये शिकारी समुदाय पशुपालन की शुरुआत की। तो कौन सा जानवर पाला होगा पहले? कुत्ता। अच्छा, सवाल यह कि पशुपालन की अगर शुरुआत की इन्होंने, तो इसका एविडेंस क्या है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, बड़े प्रसिद्ध स्थान है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर, दोनों ही साइट है। यानी पशुपालन की शुरुआत आपने यहां देख ली। आग से ये परिचित है, उपयोग से परिचित नहीं है, तो हमें लगता है कि यहां की जरूरी चीजें, यहां की तमाम जरूरी चीजें आपने समझ ली। अब एक बात और खास है, यहां खास ये है, यहां हड्डियों के उपकरण बहुत ज्यादा मिलने लगे। अगर यहां हड्डियों के उपकरण मिले हैं तो इसका मतलब यहां हड्डी वाले लोग नहीं थे क्या? थे भैया, बड़ा लंबा समय है, मोटी मोटा 25 लाख यही खाए हैं। तो इस जमाने की हड्डी बची नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल काम है। हालांकि हम डेप्थ में जब इसके चलेंगे, अभी तो कॉमन आइडिया आपको देना चाहते हैं, जब इसके डेप्थ में चलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि प्लालोथिक पीरियड में दो फेमस संस्कृतियां हैं, सोहन संस्कृति और मद्रासी संस्कृति। अगर आप उसमें चलिएगा तो आपको वहां कुछ और इस तरीके की चीजें नजर आएंगी। उसमें आप अगर देखिएगा तो मध्य प्रदेश में एक स्थान हथनौरा है, नर्मदा नदी के किनारे। हथनौरा से भी मानव अस्थियां मिली हैं, यानी वहां भी फसल्स मिली हैं। और एक और एविडेंस है, महाराष्ट्र के बोरी क्षेत्र से भी मानव अस्थियां मिली हैं और बताया जाता है कि ये दोनों ही प्लालोथिक पीरियड की हैं। लेकिन वो तो रेयरेस्ट है ना, वो कोई कॉमन घटना नहीं है, वो रेयरेस्ट है। ये दोनों स्थानों से हड्डियां मिली हैं और ये प्लालोथिक पीरियड की मानी जा रही। अच्छा, यहां हमने कहा कि यहां हड्डियां खूब मिल रही हैं, और कहां मिल रही हैं? कब्रों में। आपको हम डेप्थ में इसके अंदर जब चलेंगे तो तमाम चीजें और बताएंगे, तमाम साइटों की चर्चा हम करेंगे, तो हम उन साइटों पर बताएंगे कि कहां कब्र मिली और किसमें किस तरीके की चीजें मिली। आगे देखी जाए तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही उपयोगी है। इसमें इस वाले हिस्से में अगर आप देखिएगा तो प्लालोथिक पीरियड को हम जब 3 भाग में बांटे थे, जो अपर प्लालोथिक पीरियड है वहां अगर देखिएगा
तो हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति मिली है, हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो किस युग का माना जाता है? अपर प्लालेथिक पीरियड का, यानी उच्च पुरापाषाण काल का। और कहां है ये, कहां से मिली है भैया? तो ये जो हड्डी मिली है, ये बेलन घाटी में, उसके क्षेत्र में एक एरिया है लोहदा नाला, तो लोहदा नाला से वो मिली है। उसकी भी चर्चा आगे विस्तृत तौर से करेंगे। यानी हमने यहां कुछ चीजें अलग से देखी। यहां जलाने के तमाम साक्ष्य गड्ढे वाला चूल्हा मिलेगा, उसकी भी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं नियोलिथिक पर। नियोलिथिक पर अगर हम आए तो अब सवाल है, यहां मानो आग की शुरुआत कर चुका है, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो उसका उपयोग नहीं कर रहा है। अब अच्छा उपयोग वो कब करेगा? नवपाषाण काल में। यहां कैसे किया होगा, जरा आप ऐसे भी सोचिए। अब ये तमाम स्टोन टूल्स वो बना रहा है। टेबल तो चलिए नेचुरल शेप था, अगर वो हैंड एक्स बनाएगा तो तमाम फलक और ब्लेड उतारेगा, तो बार बार हिट करना होगा। अगर पत्थर को एक दूसरे पत्थर से बार बार हिट करेंगे तो आप जानते हैं चिंगारी निकलेगी। जरूरी है हर महीना ठंडी और बारिश का हो? जून का भी तो हो सकता है, आग लगने की संभावना पूरी है। अगर ये प्रक्रिया रोज हो रही हो तो हमें लगता है कि अक्सर आग लगने लगेगी। अब जंगल में शुरुआती मानो तो हो सकता है नेचुरली कभी आग लगी देखा हो, लेकिन अगर मानो ये एक्टिविटी कर रहा है तो भैया अक्सर आग आप देखेंगे जंगल में। और आग लगने के बाद जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल जाएगा, उसमें तमाम जीव जंतु भी जलेंगे। और जब जीव जंतु इसमें जलेंगे तो जिस दिन आग लगी उसके अगले दिन भुना हुआ मांस मानव को मिलेगा, और वो खा के वो आश्चर्यचकित हो जाएगा कि मानो ये मांस आखिर मिला कैसे। मानव को बहुत आश्चर्य होगा कि ये मांस इतना टेस्टी कैसे हो गया। एक दो बार नहीं समझ पाएगा, लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार होगी तो कभी उसको दिमाग में ये जरूर बात स्ट्राइक करेगी कि जब ये आग लगती है, सब कुछ जलने लगता है, उसके बाद ही मिलता है। हो सकता है उसके दिमाग में यहां बात स्ट्राइक कर गई हो। अच्छा, एक बार चेक ही करते हैं। एक जानवर पकड़ के लाया मार के, अब इस बार खुद कोशिश करके आग लगाया और उसमें डाल दिया, फिर वो भुना मांस खाया। अब उसको समझ में आ गया ये है स्वाद। अब स्वाद के चक्कर में तो भैया रोज आग लगेगी, यानी आग उसके लिए उपयोगी हो गई क्योंकि उसको अब स्वाद मिल गया। यानी स्वाद का तो बड़ा महत्व है भाई। चलिए, और अगर ये अक्सर करेगा तो बहुत सारा हिस्सा जंगल का जल जाएगा, और जंगल जब जल जाए, जमीन खाली हो जाए सॉरी, जमीन खाली हो जाए तो सूर्य की रोशनी नीचे पड़ने लगती है, तो तमाम जो घास रूपी अन्न है नेचुरली उगेंगे। मानो वही टहल रहा है। अगर किसी दिन मान लीजिए गेहूं और जौ टाइप के वहां घास उगे हों, तो घास ही पहले थे, आज हमारे लिए फसल हो गए। और अगर वो किसी दिन उसके जाते रास्ते में पड़े और उसको लगे कि है क्या, और उसको वो मसल के खाए, उसको टेस्ट तो आएगा ही। जब तक इच्छा हुई खा लिया, चला गया। मान लीजिए महीने भर बाद लौटा तो फिर भी देखा, उसको लगा कि भाई वो चीज तो भी यहां है, फिर उसको मसल के खाया, सेम टेस्ट। अब कोई बात स्ट्राइक कर गई कि एक ऐसी वस्तु है जिसको हम ज्यादा से ज्यादा उगाकर बहुत दिनों तक रख सकते हैं, यानी फूड गैदरिंग का काम अब हमारा समाप्त हो सकता है। हम स्टोर करने वाली वस्तु को ही प्राप्त कर चुके हैं, और जब उसको वो समझा तो क्या होगा? अब वो उसकी सुरक्षा करेगा, उसकी परवरिश करेगा, उसकी बुआई करेगा, जंगल जलाएगा। उसे पता है आग कैसे लगाई जाती है, और फिर वो उसको बुआई करेगा। अब हम नवपाषाण काल की बात करते हैं। यहां क्या हुआ? कृषि की शुरुआत हुई। यहां कृषि की शुरुआत हो गई, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर ईयर। अगर यहां कृषि की शुरुआत हुई है तो आप सोचिएगा, कृषि आप सर पर नहीं ले जा सकते,
यहां लोग नोमैडिक थे, यहां भी नोमैडिक रहे, घुमक्कड़ रहे, लेकिन यहां नोमैडिक अब नहीं होंगे, उनकी मजबूरी है। क्या? अगर उन्हें अपनी कृषि का ख्याल रखना है तो वहीं रहना पड़ेगा, और कृषि किसी पीक पर नहीं हो सकती, प्लेन एरिया में ही होगी। और जहां प्लेन एरिया होता है, आप सबको पता हो, गुफाएं जरूरी नहीं हो, और अगर प्लेन एरिया में स्वाद के चक्कर में आया तो उसे घर बनाना पड़ेगा। यानी कृषि की शुरुआत हुई तो घर बनाना पड़ेगा, और घर बनाया तो सीधी सी बात भैया, स्थिर ग्राम्य जीवन की शुरुआत हो गई। मान लीजिए अब वो फसल को अपनी सुरक्षित रख लिया, रहने लगे, तो परिवार में रहने लगेंगे ना वहां। अब चूंकि वहां गुफा तो है नहीं, वहां वो अपनी झोपड़ी उपड़ी बना के रहेंगे, उसकी सुरक्षा जो करनी है। फसल पैदा कर लिए, रखेंगे कहां भैया? ऐसे कहीं रख देंगे जहां नमी हो, जम जाएगा वो। हो सकता है 2 4 10 बार ऐसा हुआ भी हो। फिर उसके दिमाग में आया, काश मिट्टी का बर्तन होता, मतलब कोई ऐसा होता जिसमें, फिर उन्होंने जो अब तक हाथ से मोड़ कर मिट्टी के बर्तन बनाते थे मध्यपाषाण काल में, अब उसको यहां चक्के पर बनाने की शुरुआत करेंगे। चक्के पर बनाने की जरूरत भी उन्हें क्यों थी? क्योंकि उसे पकाकर मोटा कर, पकाकर उसको ठोस करना था, ताकि नमी कम ले, और ले भी तो खराब ना हो, कम से कम टूट ना जाए। वैसी मिट्टी होगी, कच्ची मिट्टी होगी तो नमी लेते हो खराब हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसे पका दें तो नहीं खराब होती। आप घड़े में पानी भरते हैं, घड़ा टूट जाता है क्या? नहीं टूटता। अब वो घड़ा तभी आप उसे पका सकते हैं जब उसकी दीवार पतली हो, और दीवार पतली करना इतना आसान तो नहीं है। तो उसका शेप देने के लिए अगर वो मूव करता हो, तो जितनी अपनी अंगुलियों के बीच का हिस्सा रखेंगे, उसी हिसाब से उसकी दीवार बनती जाएगी। तो चाक की आवश्यकता हुई तो मानव ने चाक ढूंढा। यानी यहां पर क्या कृषि की शुरुआत हुई, और कृषि होगी तो अब आप ये गाय भैंस बैल पालेंगे। कुत्ता ये यहां इसलिए पाले थे भैया, पशुपालन में कुत्ता इसलिए पाले थे तब क्योंकि वो शिकारी थे तब। अब यहां कृषक हो गए, तो यहां वो उसमें उपयोग करने वाले जो जानवर हैं उनको पालना शुरू कर देंगे, उनकी यानी पशु शक्ति का इस्तेमाल वो कृषि में करेंगे। अब यहां क्या हुआ? कुंभकारी की शुरुआत हुई। यहां कुंभकारी की शुरुआत हो गई, और कुंभकारी का मतलब वो चाक पर बनाए हुए बर्तन की बात अब हम कर रहे हैं। और चाक पर जो बर्तन बना है, चाक पर जो बर्तन बना है, जब आप उसको घुमाते हैं, बाय द वे उसकी दीवार उसकी एक तरफ झुके और जमीन से टच हो जाए तो क्या हो जाएगा? चाक चक्का हो जाएगा, भाग जाएगा तेजी से। और 2 चाक जोड़ दीजिए भैया, 2 चाक जोड़ दीजिए दोनों की धुरा से, आपकी गाड़ी हो जाएगी। देखिए एक दूसरे से जुड़ा है, चाक मजबूरन आया, चक्का स्वतः मिल गया। पहिया गाड़ी की शुरुआत यहां हो गई। कृषि आई, कुंभकारी आई, पहिया गाड़ी भी। और ये आग का अच्छा उपयोग करना जानते ही, हमने आपको पहले ही बताया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा। अब कृषि की हमने बात की, तो सवाल है कि कृषि, जैसे आपने कहा कि भैया वो जो है चित्रकारी का प्रमाण है, तो वो हमने बताया भीमबेटका है। हमने कहा कि भाई वो पशुपालन करना शुरू कर दिए, तो उसका प्रमाण हमने दिया आपको। पहले कुत्ता पाले, बाद में और भी जानवर पालने लगे। हम कृषि कह रहे हैं तो उसका भी प्रमाण है। वर्तमान पाकिस्तान देश के बलूचिस्तान प्रांत में एक स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। वहां जौ, गेहूं, कपास उगाने का प्रमाण मिला है। यानी कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहां? तो आपके यहां पाकिस्तान में। यानी पहले तो आप ही का था ना, जबकि हम बात कर रहे हैं, आज आपका पड़ोसी भाई है वो, तो मेहरगढ़ में उसका साक्ष्य है। अब हम ये भी बात करें, यहां आप जानते होंगे
कि इसी समय क्योंकि इसका टाइम पीरियड बहुत बाद का है, 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। तो 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में यहां पर धान की कृषि करने का भी साक्ष्य मिला है। इलाहाबाद में एक स्थान कुलडीहवा है, कुलडीहवा से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। तो ये एक कॉमन इंफॉर्मेशन है। इसके डेप्थ में अब हम आगे चलेंगे। तो आगे चलने का मतलब अगर हम बात करेंगे तो अगर हम देखें, ये पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल में आप यहां, मैं लिख दे रहा हूं फिर से, पूरा पाषाण काल यानी प्लालिथिक पीरियड, इसको हमने 3 भाग में बांटा था। पहला भाग क्या है? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य और निम्न पूरा पाषाण काल में भैया 2 संस्कृतियां आपको देखनी होती हैं। पहली है सोहन संस्कृति, सोहन संस्कृति, और दूसरी है मद्रासी। मद्रासी संस्कृति। सोहन संस्कृति के जब जो प्रमुख औजार है वो क्या है? पेबुल है। और इसका हस्त कुठार यानी हैंड एक्स। जरा इसको आप देखिएगा मैप पर 1 मिनट के लिए। ये पाकिस्तान है। सिंधु नदी ऐसे जाती है। सिंधु की बाईं तरफ से एक सहायक नदी है सोहन। इसी नदी का नाम क्या है भैया? सोहन। सोहन नदी में पेबुल खूब पाए गए हैं। उसके तमाम कगार हैं नदी में। जो लोग गांव क्षेत्र से जुड़े हो जरूर समझ जाएंगे इस बात को। नदी के किनारे को हम कगार कहते हैं और नदी के बहाव के हिसाब से कगार तय होता है। अगर मान लीजिए नदी 4 किलोमीटर रेंज में उसका बहाव है तो वहां तक आप पत्थर के टुकड़े देख सकते हैं। तो उसके किनारे तमाम यहां पेबुल टाइप के औजार देखने को मिले हैं। यानी पेबुल टाइप का जो औजार है वो सोहन संस्कृति का औजार कहा जाता है। इसके डेप्थ में पढ़ाते समय मैं बताऊंगा, आज ज्यादा डेप्थ नहीं जाना चाह रहा हूं। तो इस रीजन में तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। यहां पेबुल तो है, यहां का प्रमुख औजार क्या है? पेबुल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके रीजन में पेबुल ही मिलेगा। यही एक स्थान है चौंतरा। चौंतरा, चौंतरा से हैंडैक्स भी मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? हैंडैक्स। और अब हम बात करते हैं दूसरी संस्कृति की। तो सोहन संस्कृति है ये वाला हिस्सा। और यहां कोर्तलायर नदी घाटी क्षेत्र मद्रास के निकट पल्लवरम से यहां पर हैंडैक्स पाया गया है। क्या पाया गया है?
आपको मैं बताऊं, भारत के मशहूर पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूसफुट साहब ने स्टोन एज पर सबसे ज्यादा काम किया था, सबसे पहले काम किया था। 1863 में यही पल्लवरम से उन्होंने हैंडैक्स प्राप्त किया और तब उन्होंने कहा कि भारत में प्रीमैन रहे होंगे, भारत में प्रीमैन रहे होंगे, यानी शुरुआती मानव, सचमुच का पहला मानव भारत में भी रहा होगा। आपको मैं बताऊंगा कि अफ्रीका में, अफ्रीका के मिडिल एरिया में माना जाता है कि दुनिया में पहला मानव आया होगा, उससे फिर पूरे संसार में। तो कमोबेश हमारे यहां भी जल्दी ही आए थे वो। यानी कहने का मतलब है ये हैंडैक्स प्लेलिथिक पीरियड का है, और प्लेलिथिक पीरियड हमने आपसे बताया है कि 25 लाख साल पहले शुरू होता है, यानी जब प्लेस्टोसेन एज की शुरुआत होती है। यहां पर हैंडैक्स, इसी हम मद्रासी संस्कृति या हैंडैक्स संस्कृति कहते हैं, मद्रासी कल्चर या हैंडैक्स कल्चर कहते हैं, इसे हम सोहन संस्कृति या सोहन कल्चर कहते हैं। यहां की विशेषता क्या है मद्रासी संस्कृति की? मद्रासी संस्कृति की यहां जो विशेषता वो क्या है? हैंडैक्स है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि बस यहीं पाया जाए, तो चाहे वो सिरसा हो, चाहे वो ब्यास हो, चाहे वो माही हो या नर्मदा हो, इन तमाम नदियों के किनारे पेबुल पाना आम बात है। हैंडैक्स मानव की एक्टिविटी के बाद बनता है, इन सब के किनारे हैंडैक्स भी मिला है। हमने सबसे पहले यहां पाया है, तो हम मानते हैं कि हैंडैक्स यहां की विशेषता है। और अगर ये विशेषता यहां भी चौंतरा जैसे स्थान पे मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? संस्कृति का यहां से यहां का गमन हुआ है, माइग्रेशन है ये। इसका मतलब है यहां के लोग यहां जाते रहे होंगे, बिना आए गए वहां की सोहबत से परिचित कैसे होंगे आप? इसका मतलब हमारे पूर्वज बढ़िया घूमते थे। इतना लंबा सफर आप अपने घर से मुखर्जी नगर तक नहीं आना चाहते? ठीक है, जो बड़ा करेगा वो मेहनत भी करेगा। तो ठीक है, हम आज बहुत सारे डेप्थ में इसकी साइटों पर चलना है हमें। तो प्लेलिथिक के जितने तीनों पार्ट हैं उनकी साइटों पर बात करना है। अब जैसे ये तो हमने एक की बात की, निम्न की, मध्य की खासियत ये है उसके औजारों में फलक पाया जाता है, फलक विशेषता है उसकी, उसे इसलिए हम मध्य जो है पुरापाषाण काल को हम जो है फलक संस्कृति कहते हैं। जो उच्च पुरापाषाण काल है, यानी जो अपर प्लेलिथिक पीरियड है, वहां हम क्या पाते हैं? वहां हम ब्लेड पाते हैं, तो उसे हम ब्लेड संस्कृति भी कहते हैं। तो अब सवाल है कि हम इन संस्कृतियों के आधार पर उन स्थलों की भी चर्चा करेंगे समय रहते, और फिर आगे जो बाकी और बहुत सारी चीजें हैं, फिर मध्य पाषाण काल के स्थल, उनकी विशेषताएं, उनका जो सोचना था क्या था। जैसे तमाम कब्रों से तो कुछ ऐसी उपयोग की वस्तुएं मिली जिनसे ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद वो परलोक पर विचार करते रहे हों। भाई विद्वान अपने अपने तरीके के तर्क रखते हैं, आपको भी अपने आप को संकुचित नहीं करना है, आप भी उसको सोचिए। तो बहुत सारी चीजों की चर्चा हमें करनी है, आज वक्त कम है। एक कम समय में हमने एक कोशिश की है छोटी सी, और जब हम इसको विस्तृत पढ़ाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, तब एक एक विषय को ठीक से समझाते बताते हुए आगे चलेंगे। और आप लोगों ने आज जो हमें समय दिया, जो हमने आपको बताया और आपने उसे बड़ी शांति से सुना, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू।